नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ टीचर में। आज हम सी टेट पेपर वन का CDP का आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि 2024 का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। दोस्तों, इस तैयारी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसी तरीके के प्रश्न आपको आगे भी देखने को मिलते हैं। आप इससे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में, जो कि बहुत ही कम दिन रह गया है, आप उसमें 30 में से 28-29 क्वेश्चंस सही कर सकें। दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय डैश को देते हैं और असफलता को डैश। तो इसमें आपको खाली स्थान दोनों जगह पे भरने हैं। तो पहला है योग्यता और अच्छी किस्मत, कार्य कठिनाई। तो दोस्तों, एक महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय कभी भी किस्मत को तो नहीं देता है। तो ये आपका पहला जो है कट जाएगा। योग्यता और कोशिश, तो योग्यता और कोशिश आपका दे सकता है। खराब किस्मत नहीं, असफलता का श्रेय खराब किस्मत को भी वो किस्मत की बात नहीं मानता। योग्यता और अच्छी किस्मत, तो ये भी आपका कट जाएगा। योग्यता और कोशिश, अपर्याप्त कोशिश, तो जी हाँ, आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, कुछ इसी तरीके से आपको एलिमिनेट करना होगा एग्ज़ाम्स में, जो कि आपके लिए लगभग 99% आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? दोस्तों, अगर आपको कोई चीज़ हिंदी में न समझ में आए तो आप ऊपर इंग्लिश में आप उसको पढ़ लीजिएगा। इसमें है प्रॉक्सिमोडिस्टल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? तो विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है। सेकंड है अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हमशक्ल जुड़वा अलग अलग दरों से विकसित हो सकते हैं। ये बात तो सही है। मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। ये भी बात सही है। बच्चों में खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता का विकास होता है। ये भी बात सही है। तो इसमें आपका पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत, तो इसका आपको जवाब देना है। समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। तो मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। यही आपका जो है समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, समीप दूराभिमुख सिद्धांत क्या है, ये हम अपने CDP की क्लास में अगर आप देखेंगे तो उसमें हमने आपको सही से बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की चिल्ड्रन स्पीक टू देमसेल्फ। अगर हिंदी में बात करें दोस्तों कि वो वाइगॉट्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। विचार और आत्म नियमन में सहायकता के लिए, आत्म सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के लिए जब वयस्क उन्हें अनदेखा कर रहे हों, क्योंकि वे आत्म केंद्रित होते हैं, क्योंकि उनकी सोच अतार्किक है। तो वाइगॉट्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं क्योंकि विचार और आत्म नियमन में सहायता के लिए। तो उनको विचार और आत्म नियमन में सहायता के लिए इसलिए बच्चे क्या करते हैं, खुद से बात करते हैं। तो वाइगॉट्स्की जी के ये अनुसार फर्स्ट इसमें से आपका सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन है सामाजिक संचार में चुनौतियाँ किसमें स्पष्ट होती हैं? सामाजिक संचार में चुनौतियाँ, कम्युनिकेशन, संचार का मतलब कम्युनिकेशन, ये आप ध्यान रखिएगा कि संचार का मतलब यहाँ पर कम्युनिकेशन है। सामाजिक संचार में चुनौतियाँ किसमें स्पष्ट होती हैं? ध्यान न्यूनतम अतिक्रियाशीलता विकार है में, मस्तिष्क पक्षाघात में, स्वलीन क्रम विकार में, या अधिगमात्मक विकलांगता में? तो बताइए दोस्तों, सामाजिक संचार में चुनौतियाँ किसमें स्पष्ट होती हैं? तो स्वलीन क्रम विकार में, यानी कि थर्ड आपका सही हो जाएगा। चैलेंज इन सोशल कम्युनिकेशन आर एविडेंट इन,
तो इस तरीके का विकार किस में दिखाई देता है? सामाजिक संचार में। जब बच्चा सामाजिक संचार में किसी और से बात करने में क्या हो रहा है, उसको चुनौतियां आ रही हैं, ये स्पष्ट कब दिखाई देता है? स्वलीन क्रम विकार होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये चीज़ आप इंग्लिश में आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है कि वो वर्ड ज़्यादा चेंज नहीं होते, लेकिन आप जब देखेंगे हिंदी में तो हर बार ट्रांसलेट कर करके इसमें अलग अलग आपको देखने को मिल जाता है। इसीलिए बच्चे क्या होते हैं, भ्रमित हो जाते हैं जो हिंदी के होते हैं। इंग्लिश में आपको हमेशा ये एक तरीके से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, जिसमें क्या है, संचार चुनौतियाँ जिन बच्चों में होती हैं उन्हें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर हम चलेंगे। वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है? वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार आपको बताना है। किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना, अभिप्रेरणा के रूप में एक छात्र को उनके काम के लिए एक श्रेणी प्रदान करना, एक छात्र को पढ़ने का कार्य देना और उन्हें स्वतंत्र रूप से सवालों के जवाब देने के लिए कहना, एक छात्र को एक कौशल का प्रदर्शन करना और फिर उन्हें अपने दम पर इसमें महारत हासिल करना। तो बताइए इसमें कौन सा सही है? वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है? तो आलंबन का उदाहरण किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। आवश्यकता जैसी हो उसको सहायता दे देना है। तो आपका फर्स्ट जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लेखन वैकल्य यानी डिस्ग्राफिया इज ए कैरेक्टराइज्ड बाई। लेखन वैकल्य की विशेषता है विलंबित गतिक कौशल, लिखित कार्य में चुनौती, पढ़ने में प्रवाह में कमी या दोहरावदार व्यवहार। तो दोस्तों इसका जो आपका डिस्ग्राफिया में होता है वो लिखित कार्य में चुनौती यानी डिफ़िकल्टी इन राइटिंग हो जाएगा। तो आपका 6 का सेकंड जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगर आप डिस्ग्राफिया देखेंगे तो इसमें ग्राफ आता है ना, ग्राफ आपको लिखने में, पढ़ने में, कुछ बनाने में ग्राफ की ज़रूरत होती है। तो आप इससे जो है इसमें डिस्ग्राफिया, ये आप वर्ड याद रखिएगा, हमेशा लिखने में डिफ़िकल्टी आती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में शिक्षार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? ऐसी जानकारी पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद विश्वासों और पूर्वाग्रहों की पुष्टि करे, समस्याओं को एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से हल करना, बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना, समस्या से संबंधित जानकारी के केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? तो बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना, यानी कि थर्ड आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आपका है अभिकथन और कारण का। एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं और को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए। कारण इसका दिया गया है समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। तो इसमें जो है ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तो दोस्तों अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो
एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षक को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। ये तो सही बात है। समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। तो ये बात आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका ए सही है, लेकिन आर गलत है। रचनावादी दृष्टिकोण से 9th पे आप क्वेश्चन देखिए कि रचनावादी दृष्टिकोण से व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होता है। व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है। सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। सीखना बस हमारे दिमाग की कोरी स्लेट पर संघों को लिखना, तो ये भी गलत, ये तो बिल्कुल गलत है। तो 9th का आपका कौन सा सही हो जाएगा? सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है। व्यक्ति पर्यावरण घटनाओं से निष्क्रिय, ये तो बिल्कुल गलत है। तो आपका थर्ड जो होगा इसमें रचनावादी दृष्टिकोण से पूछा गया है, जिसको आप कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट व्यू पूछा गया है। तो थर्ड आपका सही हो जाएगा। अभिकथन है आपका 10th क्वेश्चन का, प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। तो दोस्तों इसमें आपका जो है ए सही है, लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए कि प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से परिचित कराते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है, ये भी सही है। हमसे कहा जाता है कि बच्चे का जो पृष्ठभूमि होता है उसके शिक्षण और उसके आगे के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये आपका थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। 11th क्वेश्चन है, अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है? अर्थपूर्ण अधिगम किसके बारे में नहीं है? जानकारी को रटना, अवधारणाओं को समझना, ज्ञान का निर्माण, कौशलों का विकास। तो अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप में से किसके बारे में नहीं है? नहीं है पूछा गया है दोस्तों। तो अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है? तो जानकारी को रटने के बारे में। अर्थपूर्ण अधिगम आपको करना है, मीनिंगफुल लर्निंग करना है, तो आप रटेंगे थोड़ी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12th है, शिक्षिका को अपनी कक्षा में लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वह लड़कियों को कला अलंकरण से कार्य देने चाहिए। तो ये तो आपका यहाँ पे आप देखिए, ये बिल्कुल भी लड़कियों और लड़कों को अलग अलग कार्य देने की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। इसमें क्या आ जाएगा? इसमें जो है आपका फर्स्ट ए सही नहीं लग रहा है। सेकंड पे बात करते हैं, बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिका ग्रहण करते हैं। तो इसमें से आपका पहला हो जाएगा ए सही है, लेकिन आर गलत है। तो ए तो हमने बताया गलत है। ए और आर दोनों गलत है। ए और आर दोनों सही हैं और ए की ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ए तो बिल्कुल गलत है आपका। आप देख लीजिए, आप सिर्फ मैंने एक जो है यहाँ पे एक कथन को काटा है और आपका आंसर आ गया है सेकंड। ए और आर दोनों गलत है।
चाहे मुझे एक ही, क्योंकि भाई जेंडर बायसनेस यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, जेंडर बायसनेस, कि बच्चों लड़कों को दूसरा कार्य दे दो, लड़कियों को कला और इस तरीके का कार्य दे दो, तो ये पूरी तरीके से जेंडर बायसनेस का एक उदाहरण बन जाता है कि लड़कियों को तो भाई कला ही आएगा, लड़कों को खेलना कूदना आएगा। तो ये कोई ज़रूरी थोड़ी ना है, लड़के भी कला का कार्य कर सकते हैं और लड़कियां भी खेल कूद कर सकती हैं। तो दोनों को जेंडर बायसनेस से हमें नहीं देखना है, दोनों को एक बराबर देखना है। इसी वजह से ये हमने आपका काट दिया था। कटता तो दूसरा भी, लेकिन हमने बस आपको दिखाने के लिए कि आप सिर्फ एक ऑप्शन काट दीजिए, फिर भी आपका आंसर देखिए एलिमिनेट करने से किस तरीके से अपने आप निकल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति संवेदी शिक्षार्थी डैश के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। तो बच्चा जो गति संवेदी शिक्षार्थी होता है, लर्नर होता है, वो किस तरीके से सीखना पसंद करता है? देखने से, छूने से, करने और चलने फिरने से, सुनने से। तो बताइए, अगर गति संवेदी शिक्षार्थी है तो वो कैसे सीखना पसंद करेगा? करने और चलने फिरने से। इस तरीके का बच्चा एक मेरे भी घर में है, तो उसको चलने फिरते टाइम ही अगर सिखा दीजिए, भाग दौड़ वाला है, उसको एक जगह मन उसका नहीं टिकता, इस तरीके के बच्चों का। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक डैश बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा, जबकि एक मूर्तिकार में डैश बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होगी। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वैज्ञानिक किस प्रकार की बुद्धि का प्रदर्शन करेगा और मूर्तिकार किस प्रकार की बुद्धि का प्रदर्शन करेगा? पहला है इसमें प्रकृतिवादी और दूसरा है स्थानिक। दूसरा इसमें दिया गया है ट्रांस्ड क्विट, दूसरा है स्थानिक। तीसरा दिया गया है तार्किक गणितीय और दूसरा दिया गया है गति संवेदी। चौथा दिया गया है स्थानिक और उसके बाद दिया गया है गति संवेदी। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका फोर्थ हो जाएगा भाई। कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण रख रहा है तो तार्किक गणितीय होगा, और कोई मूर्तिकार है या मूर्तिकला बनाना है उसको तो गति संवेदी होगा भाई। उसके हाथों में उस तरीके का बनाने की कला होगी। गतिक जो होता है कला होती है जो मूर्तिकार होते हैं, तो गति संवेदी हो जाएगा उसका। 15 क्वेश्चन है, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? समावेशन को बढ़ावा देने के लिए लचीला पाठ्यक्रम, सहयोगात्मक अधिगम, पृथक्करण और नामीकरण, गम्य इमारतें। इसमें इंक्लूसिव नीड्स टू बी प्रमोट थ्रू। तो बताइए, इंक्लूसिव जो होता है, इंक्लूजन, समावेशी को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? तो आपका इसमें दिया गया है 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 या फिर 1 2 4। तो इसमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा? लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए, ये तो सही बात है। सहयोगात्मक अधिगम भी होना चाहिए, ये भी तो सही है आपका। पृथक्करण और मानकी, ये बिल्कुल गलत हो गया। पृथक्करण और नामीकरण, ये अगर आपको यहाँ पे समावेशी शिक्षा की बात हो रही है ना, सबको साथ लेके चलने की बात हो रही है हर स्टूडेंट्स को, ना कि पृथक्करण की बात हो रही है अलग अलग आप पढ़ाइए, तो ये तो गलत हो गया। गम्य इमारतें, अगर आपको किसी में कंफ्यूज है तो उसको आप लेके छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, किसी में 3 दिया गया है, किसी में 4 दिया गया है, किसी में 3 दिया गया है, तो मतलब 3 ऑप्शन तो आपके 100% सही हैं। अब मैंने एक ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया, तो यानी कि थर्ड एलिमिनेट कर दिया, तो ऑटोमेटिक 1 2 4 सही हो गया। इस तरीके से आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे जब डैश अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। गतिविधि के दौरान निम्न स्तर की सतर्कता, सीखने के लिए मध्य स्तर का उत्साह, प्रदर्शन करने के लिए उच्च स्तर पर चिंता, या फोर्थ है अधिगम विवशता। अधिगम विवशता तो बिल्कुल नहीं होगा। 16 का कौन सा सही हो जाएगा आपका? सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह। बच्चों यहाँ पे आपको थर्ड लग रहा होगा, प्रदर्शन करने के लिए उच्च स्तर पर चिंता, लेकिन सीखने के लिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि बच्चे जब सीखने के लिए मध्य स्तर का उत्साह अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। तो आपका ऑप्शन 2 जो है सही हो जाएगा। दोस्तों, हम जो आपको ऑप्शन बता रहे हैं वो
ऑफिशियल आंसर की से ही आपको बता रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी इस तरीके की कोई भी चिंता बिल्कुल भी ना कीजिएगा, क्योंकि जो सीटेट ने ऑफिशियल आंसर की इसका दिया हुआ है, हम उसी के माध्यम से आपको आंसर भी बता रहे हैं क्रॉस चेक करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। 5 से अभिकथन है 5 से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। 5 से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। बच्चे 5 से 6 साल के बाद गतिक कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। तो ये तो बिल्कुल दोनों बात बहुत सही है, और कारण भी इसका 100% सही होगा, क्योंकि मेरे भी घर में बच्चे हैं और ये चीज़ मैं देख चुका हूँ। तो 17 का आपका ए और आर दोनों सही होगा, और ए की आर सही व्याख्या करता है। बच्चों क्या होता है कि 5 से 6 साल के जब बच्चे रहते हैं तो उनके में क्या होता है, रेखाएं क्या होता है, कभी देखेंगे आप लाइन से थोड़ा बाहर लिख दे रहे हैं, रेखाएं तिरछी खींच रहे हैं, तो लोगों को लगे अरे सही से न खींचो, आप तुम गलत लिख रहे हो, इस तरीके से लिख रहे हो, ध्यान से लिख रहे हो। लेकिन उनमें गतिक कौशल तब तक डेवलप नहीं हुआ रहता, वो एकदम एग्जैक्ट बड़े बच्चों की तरह नहीं लिख सकते। जब 5-6 साल के बाद हो जाएंगे तब गतिक कौशल उनके अंदर बेहतर और नियंत्रण प्राप्त होता है, तब वे रेखाएं आप देखेंगे सही से लाइन के अंदर जो जैसे आप कहेंगे वे कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18। बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है? हम पूछे जाने पर सिया कहती है भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढोकर थक चुके थे। ऐसी व्याख्याएं चित्रित करती हैं कि बच्चों का एक आत्मकेंद्रित दृष्टिकोण है और वे दूसरे के दृष्टिकोण पर विचार नहीं कर सकते। स्पष्ट करती हैं कि बच्चे तर्क करने में सक्षम नहीं हैं। साबित करती हैं कि बच्चों की सोच वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से बहुत कम है। संकेत देती है कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश में के अनुकूल सहज समझ होती है, जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आपका जो है यही 4th जो है सही हो जाएगा। संकेत देती है कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है, जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया? एक सतत निरंतरता के रूप में, 4 अतिव्यापी संस्कृति विशिष्ट चरण में, 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में, 3 प्रगतिशील स्तर में। तो आप सभी ने पियाजे को अगर नहीं पढ़ा है तो हमारे सीडीपी की क्लास में हमने पियाजे के बारे में डिटेल में बताया, तो आप देख लीजिएगा। उन्होंने 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरणों के बारे में बात की है, इसलिए आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है आपका, विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ, एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है, को इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? ऋषभ से बात करनी चाहिए कि गुड़िया लड़कियों के लिए उपयुक्त, बिल्कुल गलत, ये तो हो गया, ये तो जेंडर बायसनेस को बता रहा है। तो कहाँ से टीचर क्या सिखाएगा? ऋषभ से कहना चाहिए कि वह किसी और खिलौने के साथ खेले, क्योंकि उसके तो बिल्कुल भी गलत। ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे भी अपनी पसंद का कोई खिलौना चुन सकते हैं। और 4th है आपका, बिना कुछ कहे गुड़िया को हटा देना चाहिए और ऋषभ को खेलने के लिए कार दे देनी। ये भी जेंडर बायसनेस है। आपको 3rd जो है 100% यहाँ पर आपका 20 का क्वेश्चन सही हो जाएगा। ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए। दोस्तों, आपके अंदर भी कहीं ना कहीं अनचाहे तौर पर जेंडर बायसनेस कहीं ना कहीं छिपी हुई है। एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा, अगर कोई पिंक कलर की कोई शर्ट पहन ले या कोई
कोई यूज़ कर ले तो हम उसे मजाक में बोलते अरे तुमने तो लड़कियों का कलर पहन रखा है। तो ये एक जेंडर बायसनेस का उदाहरण है। हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अगर एक शिक्षक है तो उसे ख़ास तौर पर जेंडर बायसनेस को ख़त्म करने के लिए इस तरीके से ध्यान हमेशा देना चाहिए और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। 21 है विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की डैश कहलाई जाती है। प्रोत्साहन अवधि, उत्प्रेरक अवधि, चुनौतीपूर्ण अवधि, कूटलेखन या इनकोडिंग अवधि। तो इसमें क्या कहलाएगा? इसमें आपका चुनौतीपूर्ण अवधि थर्ड कहलाएगा। ठीक है, कौशल विकसित कर सके वह विकास की चुनौतीपूर्ण अवधि कहलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22। शिक्षक को ध्यान न्यूनतम अतिक्रियाशीलता विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय डैश से बचना चाहिए। हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ये हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ये बहुत बच्चों में देखा जाता है। ठीक है, भले ही इसको डिसऑर्डर कहा जा रहा हो लेकिन उसमें बच्चा क्या होता है? अतिक्रियाशील होता है। ठीक है, शिक्षकों को ध्यान न्यूनतम अतिक्रियाशील विकार से जूझ रहे, न्यूनतम अतिक्रियाशील है यहाँ पे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, तो विकर्षण और शोर करने, पाठ्यक्रम सामग्री और निर्देशों में लचीलापन के लिए, कार्य को छोटे आसानी से प्रबंधनीय भागों में तोड़ने के लिए, बहुत संवेदी सामग्री का उपयोग करने के लिए। तो इसमें क्या करना चाहिए? इसमें विकर्षण और शोर करने से बचना चाहिए। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। शिक्षक को ध्यान न्यूनतम अतिक्रियाशील विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान रखते समय विकर्षण और शोर करने से बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23। इसमें है लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया है कि बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है। बच्चों के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होता है। नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। बच्चों के नैतिक तर्क में लिंग भेद होते हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या तर्क दिया था? लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया था कि नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है, यानी कि थर्ड उन्होंने आपका सही हो जाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया है कि नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। अब हम चलते हैं अपने 24 क्वेश्चन पर। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? उत्तर पारंपरिक, गैर पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक या पारंपरिक? तो बताइए लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, यह कम नैतिकता का व्यवहार आता है किस समय बच्चे के अंदर? तो इसमें आपका हो जाएगा पारंपरिक, यानी कि कन्वेंशनल स्थिति में इस तरीके का विकास होता है। जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4 + 5 = 9 तो 9 - 5 = 4 के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है। इसका कारण है जीववादी सोच, अपरिवर्तनीयता, आत्मकेंद्रीयता, अवधारणात्मक केंद्रीकरण। बताइए, जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4 + 5 = 9 तो 9 - 5 = 4 के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है। इसका कारण है अपरिवर्तनीयता, इरिवर्सिबिलिटी। इसी वजह से बच्चा जो है उस चीज़ को, तर्क को समझ नहीं पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अभिकथन। शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। ये क्या आपको सही लग रहा है?
अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक एकाधिकारवादी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है। अधिगम बच्चों लोकतांत्रिक वातावरण में होता है, एकाधिकारवादी वातावरण में संभव नहीं है। तो आपका 26 कौन सा सही हो जाएगा? ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, इस तरीके से आपको एलिमिनेट करना होगा। 27 है, अभिकथन शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलंबन बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। आलंबन, शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलंबन बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। कारण है, लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेर फेर करके सीखते हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा? ए सही है, लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। ए और आर दोनों सही है। ए की आर सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तो दोस्तों, शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलंबन बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है? बिल्कुल नहीं। लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेर फेर करके सीखते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने नहीं कहा था, यही इसमें यहाँ पे गलत कर दिया प्रस्ताव। ये तो इसमें चीज़ें सही दी है। तो आपका सेकंड जो है, ए और आर दोनों गलत हैं। यहाँ पे आपका 27 का जो है 2 सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? बाहरी अभिप्रेरणा का, ठीक है, अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है, अभिप्रेरणा जो व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना से आती है, अभिप्रेरणा जो कार्य की व्यक्तिगत आनंद से आती है, अभिप्रेरणा जो आंतरिक कारकों से आती है। तो इसमें क्या कह रहा है? अभिप्रेरणा जो बाहरी अभिप्रेरणा के बारे में पूछ रहा है। तो अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है वही क्या है? बाहरी अभिप्रेरणा का वर्णन करती है। 29 क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं। जीववाद और परिवर्तन, वर्गीकरण और क्रमबद्धता, वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण। 4th है आपका प्रतिवर्ती चिंतन और परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। बताइए इसमें से आपका कौन सा सही होगा? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के बारे में 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर है, वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण। ये आपको ध्यान में देना होगा कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संवेदी चालक अवस्था के बारे में पूछ रहा है। तो आपका 3rd जो है वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण, आपका 29 का 3rd आपका सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पर हम आ गए हैं दोस्तों। बच्चे, चिल्ड्रेन अनियंत्रित पैदा होते हैं और उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता होती है। इस दुनिया में आनुवंशिक कोड के साथ होते हैं जो उनकी नियति तय करते हैं। उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे पड़े होते हैं। इस संसार में खाली स्लेट या कोरी पट्टी के रूप में आते हैं। 30 का कौन सा सही होगा? ये मैं आपको कमेंट में दे दूं या बता दूं? चलिए बता देता हूं। उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे पड़े होते हैं। तो आपका 3rd 100% यहाँ पर आपका 30 का सही हो जाएगा। हालांकि इस संसार में खाली स्लेट या कोरी पट्टी के रूप में भी आते हैं, लेकिन उनमें ये भावनात्मक कुछ चीज़ें होती हैं। धीरे धीरे बच्चे पैदा होने के बाद में अगर आप देखेंगे तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में जब वो बड़े होते हैं तो उसका प्रभाव उनके ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो आपका 3rd जो है सबसे ज़्यादा सटीक इसका आंसर है और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी से हमें प्रेरणा मिलती है। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि हम इसी से प्रेरणा लेकर और वीडियो आपके लिए बनाएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।